ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर 3 एडिटोरियल इकट्ठे आए थे, तो आपने इसको ठीक से प्रिपेयर कर लेना है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 आईएएस अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं, तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है, तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं। इंडिया ने 2047 का एक टारगेट रखा है कि हमें 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ न्यूक्लियर टेक से ही बनानी है। अब हमने बीच में बड़े सारे मल्टीपल टारगेट रखे हैं और इस आर्टिकल को पढ़ने का एक और मेजर अपडेट ये है कि अब 8 गीगावाट की जगह पे लिखा हुआ है 8.78 गीगावाट। मतलब जो 8180 से कैपेसिटी थी वो 8780 तक पहुंच चुकी है, तो कैपेसिटी हमारी इंक्रीज करती जा रही है। तो 8.78 गीगावाट ये भी रिसेंट है जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर टेक का यूज करके। कितने रिएक्टर? 24 रिएक्टर। जब ऑपरेशनल की बात आएगी ना, वो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आप लर्न करते हो। जैसे राजस्थान में कौन सा था? रावत भट्टा, ठीक है, ये आ गया राजस्थान में। इसको बोलेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट है या एटॉमिक पावर स्टेशन है। अब इसके अंदर मल्टीपल छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर लगे होते हैं, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर का टोटल नंबर लिखा वो 24 है। फिर दूसरा आपने देखा था गुजरात में, कौन सा था? खाखरापार, खाखरा से याद किया था इसको, जेठालाल, बस उतना से याद करना। महाराष्ट्र में वो स्टार से याद रखा था, तारापुर। तारापुर के बाद नीचे के फॉर कर्नाटका, के फॉर कैगा। तमिलनाडु में 2 थे, कुंडनकुलम और मद्रास। कुंडनकुलम एंड मद्रास, ये दोनों ही तमिलनाडु में आएंगे। एंड ऊपर यूपी में आ जाओ, नरोरा, ये आगे यूपी के अंदर। ये वाले जो एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये वाले, इनको बोल रहे हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन। मतलब पूरी एक बिल्डिंग का नाम रख दिया। अब उस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल फ्लैट्स भी तो होंगे, तो वो क्या आ जाएंगे? वो रिएक्टर आएंगे, उनका नंबर लिखा हुआ है ये 24 रिएक्टर, ठीक है। ये वाले सारे ऑपरेशनल है। अब जैसे थोड़ी सी पिछली चीजें देखो, ये जो कुंडनकुलम है तमिलनाडु में, आपने देखा अभी तक जो इंडिया के पास रिएक्टर्स हैं वो हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर, जबकि इसकी जगह पे डेवलप कंट्रीज में आपको लाइट वाटर रिएक्टर मिलेंगे। कुछ हमने भी इंपोर्ट करे लाइट वाटर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्री से, पर हम ज्यादा जो डिपेंडेंट है, जो हमारा 8.78 गीगावाट में से मेजर चंक है, वो कहां से आता है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर से। ये भी है हमारे पास, उतने ज्यादा नहीं है क्योंकि इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इंपोर्ट करोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा बाहर, और जब पैसा दोगे तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से घाटा है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो हम प्रेफर कौन सा करते हैं? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इसी में 3 स्टेजेस याद रखनी है। 1 इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, नंबर 2 इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, एंड नंबर 3 इज एडवांस्ड या फिर थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके अंदर फ्यूल क्या था? यूरेनियम। आउटकम क्या थी? प्लूटोनियम। और साथ में क्या निकला था? मिक्स ऑक्साइड। यहां पर फ्यूल क्या आएगा? प्लूटोनियम प्लस मिक्स ऑक्साइड। आउटकम क्या निकलेगा? प्लूटोनियम निकल के आएगा 239। अगले में फ्यूल क्या था? ये तो जाएगा ही, प्लस मेन क्या था? थोरियम। ये मेजर है क्योंकि इसकी ब्लैंकेट आपने ऐड कर दी थी। जब ये बर्न करेगा ये बनाएगा U233, यूरेनियम 233। ये रिएक्शन ऐसे ही चलती है। इसमें हम काफी ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि हमने शुरुआती प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर से करी। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का अभी अपने पास है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप जब भी लिखा जाता है तो मतलब अभी कमर्शियलाइजेशन नहीं करी है हमने इससे पहले। तो हमने क्या अटेन करा यहाँ पर? क्रिटिकलिटी को। क्रिटिकलिटी अटेन हुई एट द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। लोकेशन तमिलनाडु में ही है। कहां पर? कलपक्कम। रशिया की बहुत कोलैबोरेशन रही है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डेवलप करने के लिए। तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड यहाँ पर हमने क्रिटिकलिटी को अटेन कर लिया है। और ज्यादा डीप पढ़ना है न्यूक्लियर टेक को तो वेडनेसडे को लेक्चर लिया था मैंने, बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियर टेक, उसको एक बार रिकॉर्डिंग सेशन में देख लेना, ठीक है। आज थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो 20 एडवांस और TH से थोरियम।
अब इंस्टॉल कैपेसिटी अभी हमारी चल रही है 8.78 गीगावाट पर। 2025-2026 का अगर डेटा देखें, जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, न्यूक्लियर टेक का कंट्रीब्यूशन है 3.1% का। इसके अलावा 2031 टू 2032 का जो टारगेट हम लेके चले हैं दैट इज 22 गीगावाट्स का, एंड 100 गीगावाट का टारगेट हमने रखा है बाय 2047। न्यूक्लियर एनर्जी में एक मिशन भी हमने लिया हुआ है दैट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर, जिसमें हमने 20,000 करोड़ रुपया लगाया हुआ है। 5 इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाएंगे। अब ये रिएक्टर कैपेसिटी के बेसिस पे भी 3 तरह के थे। वन इज माइक्रो रिएक्टर। माइक्रो रिएक्टर की कैपेसिटी 20 मेगावाट इलेक्ट्रिक से नीचे की रहेगी हमेशा, और ये एक जगह से दूसरी जगह पे आप लेके जा सकते हो, मोबाइल होते हैं नेचर में। जबकि दूसरा अगर रिएक्टर देखें दैट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इसकी कैपेसिटी 20 से लेके 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक तक की रहती है। एंड थर्ड आता है दैट इज कन्वेंशनल रिएक्टर, जो बड़े साइज के होते हैं और इनकी कैपेसिटी 700, 1000 ये सारी रहती है मेगावाट इलेक्ट्रिक। बीच में ये ट्रांजिशन छोड़ा है। 700 से क्यों लिखना शुरू करा? क्योंकि हो सकता है आपने एक मॉड्यूल ऐड करा, आपकी कैपेसिटी अचानक से 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक पे गई, बट ड्यू टू सर्टेन कंडीशन, कोई भी कंडीशन बन सकती है कि वो मॉड्यूल ठीक से काम नहीं कर पाया, तो फिर से आप उसी पे आ गए ना वापस 300 के ऊपर। तो एक ट्रांजिशन वाली विंडो भी लेके चलना पड़ता है अपने को। एंड फाइनली 700, 1000, 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिक आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, आप किसकी बात करते हो? कन्वेंशनल रिएक्टर। तो 2033 तक हमने बोला है कि 5 इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को हम बनाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम इस पर चल रखा है। ये सारा वही लिखा हुआ है जो पीछे आपने पढ़ा। क्यों न्यूक्लियर पावर को हम एक्सपैंड कर रहे हैं? अब देखो सोलर पैनल है, धूप 24/7 आपको नहीं मिलेगी। विंड एनर्जी का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हर टाइम ही हवा चली रहेगी? नहीं, बीच बीच में चीजें स्टेगनेंट भी रहेंगी। आफ्टर दैट अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड देखें वो तो बढ़ती जा रही है, 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। तो बोला गया कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो आपको फर्म और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम शिफ्ट किस तरफ को कर रहे हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तरफ। पीक डिमांड अगर देखें तो 250 गीगावाट थी 2024 टू 2025, एंड इसको लेके जाना है। ये जो पीक डिमांड है ये बढ़ती जाएगी और 459 गीगावाट बढ़ेगी बाय 2035 टू 2036। बहुत बढ़िया डेटा है, इसको नोट कर लेना। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ आपको ही थोड़ी चाहिए, बड़ी सारी इंडस्ट्रीज बन रखी हैं, अर्बनाइजेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, डेटा सेंटर, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन एक्सेट्रा, इन सारी चीजों में आपको इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी है। अभी तो बोल ही रहे हैं कि डेटा सेंटर ओपन करेंगे, पर डेटा सेंटर के लिए क्या हम रेडी हैं? क्यों? जब डेटा सेंटर बनाया जाता है आसपास वाटर बॉडी देखी जाती है कि एनर्जी भी जनरेट होगी प्लस लॉट ऑफ हीट जो जनरेट होती है उसको भी तो कूल करना है, तो इसी वजह से देखा जाता है। तो डिमांड तो बढ़ती जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज कर चुका है और हम चाहते हैं कि एमिशन फ्री हमारे पास सोर्सेस रहें। तो यहां पर बोला फर्म राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हमें कौन सप्लाई कर सकता है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट। और 2070 तक हमने क्या बोला है? नेट जीरो एमिटर बनना है अपने को, कि जितना कार्बन एमिट करते हैं उसको एब्जॉर्ब भी करवाना है। वो तभी करवा पाएंगे जब अपने इमिशंस को हम रिड्यूस कर सकेंगे। तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब सोलर पैनल है या फिर आपकी विंड एनर्जी है, ये भी नहीं करते कार्बन इमिशन, पर हम क्या देख पा रहे हैं कि 24/7 इनकी सप्लाई नहीं आ सकती। तो हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए। कोल को तो जब बर्न करोगे तब आपको सप्लाई करके दे देगा, आपको सिर्फ लेबर चाहिए होगी वहां पर कि वो देखता रहे। और यहां पर क्या बोला गया कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है एक बार फंक्शन करेगा तो याद हो अगर आपको, हमने क्रिटिकल वाली स्टेज देखी थी। आज डिमांड ज्यादा थी, सब क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल? सुपर क्रिटिकल। तब हमारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हो जाएंगे सुपर क्रिटिकल। न्यूट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे लॉस के कंपैरिजन में। एंड दूसरी कंडीशन आ सकती है सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल का मतलब है आज डिमांड कम है तो आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल रॉड को नीचे कर सकते हो, उतने ज्यादा न्यूट्रॉन सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 24/7 इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई कर सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, नाउ एनर्जी सिक्योरिटी, यूरेनियम। अब न्यूक्लियर रिएक्टर आपको चलाना है तो अभी के लिए तो यूरेनियम पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो थर्ड स्टेज आपने देखा एडवांस्ड या फिर जिसे थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर भी हमने बोला, तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि थोरियम पे तो अभी काम ही नहीं कर पा रहे। अभी बाकी कंट्रीज में भी आप देखते हो लाइट वाटर रिएक्टर सबसे ज्यादा बोला जाता है। इंडिया के केस में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर आ गया। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का अपने पास प्रोटोटाइप है। रशिया उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपांशन कर चुका है। चाइना के पास भी थोड़े बहुत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, पर जो बाकी की डेवलप कंट्रीज है वो मना करती हैं कि हमने नहीं रखने एफबीआर, सब सिक्योरिटी का रिस्क रहता है, तो इस वजह से हम एफबीआर के ऊपर नहीं जाएंगे। आप दूसरे आउटकम को एज अ फ्यूल यूज करते हो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर, तो वहां पर रिस्क हो सकता है। तो इस वजह से डेवलप कंट्रीज ने एफबीआर नहीं रखे। रशिया है,
चाइना है, चाइना के पास कम है नंबर, पर रशिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एफबीआर के अंदर। तभी जब कलपक्का में हमने अपना प्रोटोटाइप भी बनाया, वहां पर रशिया की इन्वॉल्वमेंट भी थी, कोलैबोरेशन रहा। आफ्टर दैट यूरेनियम, यूरेनियम का अपने को चाहिए होगा स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल मतलब बल्क में होना चाहिए। अब जैसे मैं एक कंपनी का नाम ले रही हूँ और ये अरमान बताएंगे आंसर, नोवी यूरान। नोवी यूरान करके एक कंपनी थी, ये कहाँ की है? यूरेनियम की है, मतलब वो हमें सप्लाई करते हैं। नहीं, स्विट्जरलैंड के साथ कब बोला यूरेनियम? वेरी गुड, अजबेकिस्तान। फंस गए ना। एक दिन बोला था मैंने कज़ातोम प्रॉम आएगा, वो याद रहेगा कि कजाकिस्तान सामने दिख गया, आप टिक लगा सकते हो। नेवी के केस में फंसोगे क्योंकि वो अजबेकिस्तान जैसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। यही तो गलती थी, यही तो कैच करना है, याद रखो इसको। 3-4 बार बता दिया मैंने आपको, अब लर्न कर लो इसको, अगली बार नहीं भूलना चाहिए। वैसे अगर कैम्को बोलूं कनाडा, वो कनाडा की कंपनी आ जाएगी जहां से हमें यूरेनियम की कॉन्टिन्यूसली सप्लाई आती है। इंडिया के पास भी यूरेनियम के रिजर्व हैं, झारखंड वाली बेल्ट आ जाएगी। मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट में मेघालय वाली साइड में यूरेनियम के रिजर्व्स दिखेंगे। येलो कलर का होता है देखने में, पाउडर फॉर्म में होता है, पैलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे इंटें होती हैं वैसे दिखेंगे इसके ब्लॉक्स भी, ताकि वो पाउडर वेस्ट ना हो। एंड जब सप्लाई करी जाती है तो हम स्टॉक पाइल रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी थोरियम के ऊपर तो डिपेंडेंट ही नहीं हो पाए। ये थोरियम से रिलेटेड एक मेजर अपडेट, ओडिशा ने बोल दिया कि देखो हम रेयर अर्थ कॉरिडोर के अंदर आते हैं। रेयर अर्थ कॉरिडोर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। इन्होंने बोल दिया जो हमारे पास मोनाजाइट है, मोनाजाइट में इंग्रेडिएंट सीरियम, नियोडाइमियम, बोलो बोलो, थोरियम, सिलिकेट्स एटसेट्रा, ये दोनों क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट। पर इसमें क्या दिख रहा है? थोरियम। तो बोल दिया कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट जितने भी प्रेजेंट हैं और इवन जो मोनाजाइट है, इसको हम प्रोसेस करना अब शुरू कर रहे हैं। तो एक मेजर अपडेट है जो आप बस ऐड करके और याद रख सकते हो, इतना दिमाग में रख लेना इसको यार। तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी हुई है और ओडिशा रेयर अर्थ कॉरिडोर का एक पार्ट बनता है, तो इस वजह से ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड इज ऑयल गैसेस के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इन जो कन्वेंशनल रिसोर्स हुआ करते थे एनर्जी जनरेशन के, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और जो स्टॉक पाइल वाली कंट्रीज हैं, अजबेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, कनाडा। अजबेकिस्तान के साथ अभी तो परचेजिंग रिड्यूस हुई है, पर कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया हो गया, यस वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री अगेन, कनाडा है, इन 3 कंट्रीज के साथ हमारी जो सप्लाई है वो आती रहती है कॉन्टिन्यूसली। पर जब आपको स्टॉक पाइल खरीदना है तो आपको पैसा भी तो देना पड़ेगा। फिर से वही दिक्कत आ गई फॉरेक्स वाली, कि आपका जो अकाउंट है जिसमें से आप पैसा दोगे उसमें पैसा घटता जाएगा। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ेगा। डेफिसिट मतलब घाटा बढ़ रहा है वहां पर। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर देखें तो न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना इज इंपॉर्टेंट। प्रिसीजन इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर ट्रेजेडी हुई थी, ये जापान की केस स्टडी है। फुकुशिमा नाम से भी लग रहा है थोड़ा जापानीज साउंड कर रहा है। वहां पर हुआ क्या? अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी ट्रिगर हुई, सुनामी आ जाती है, और जैसे वहां पर पानी आया ना, तो कूलेंट जो चैम्बर था, कूलेंट नीचे लगा होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ मॉडरेटर है, यहाँ पे कूलेंट लगा होता है, ये ब्लॉक हो गया। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर थे वो अंदर काम करते रहे, और जब वो काम करते रहे, वो काम कर रहे थे, पर जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था वो रुक चुका था, वो सारा ही जल गया जितनी भी प्लेट्स थी। तो यहाँ पे प्रिसीजन इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको बूस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है ये, कि आप न्यूट्रॉन्स के साथ खेल रहे हो तो आपकी टेक्नोलॉजी भी सोफिस्टिकेटेड रहेगी, हाईली एडवांस्ड रहेगी। एंड आफ्टर दैट डेटा सेंटर्स हो गए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, पावर जनरेशन करनी ही पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए होगी, वो भी 24/7। तो बोला गया डिमांड तो बढ़ती जा रही है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेटलर्जी, मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हो फ्रॉम ओर्स, तो वहां पर भी तो आपको सारी एनर्जी जो डिमांड है वो राइज करती हुई दिखाई देगी। रोबोटिक्स आ गया, जितना भी टेक है, जितनी भी इमर्जिंग टेक है, हर जगह पे आपको पावर की सप्लाई कॉन्टिन्यूअस चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन एंड डीकार्बनाइजेशन, इसके ऊपर भी आज के टाइम पे हम फोकस कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी हमें कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है, हाई टेम्परेचर हीट भी प्रोवाइड कर सकता है, ताकि हम हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस कर सके। तो ये सारे इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा स्टील, स्टील में लिखा है कि हमें डीकार्बनाइजेशन को सपोर्ट करना है। जब हम स्टील को मैन्युफैक्चर करते हैं, बड़े ज्यादा कार्बन एमिशन होते हैं, और यूरोपियन यूनियन ने लगा दिया हमारे पास कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, एक तरह का फाइन है। यूरोपियन यूनियन इंडिया को बोल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंडिया बना देती हूँ, यहाँ पे आपका ये यूरोपियन यूनियन वाला पार्ट आ गया। इन्होंने बोला कि हम आपके ऊपर सीबीएम को इम्पोज करेंगे, इसका मतलब है आपके ऊपर लगेगा फाइन। फाइन क्यों लगेगा? क्योंकि जब आपने स्टील बनाया, जब आपने स्टील की जगह पे सीमेंट बनाया, आपने बड़े ज्यादा कार्बन एमिशन करे, अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से एनवायरमेंट इंपैक्ट हुआ। तो इंडिया अभी वो जो ब्रिक्स के छोटे छोटे मीट्स हो रहे हैं, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट भी बैठी हुई थी इस बार, तो उस मीट में भी इसी को क्रिटिसाइज करा। जितने भी ब्रिक्स के मेंबर हैं वो सारे इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सर्टेन लेवल ऑफ वो जो लग्जरी है वो अटेन कर ली हुई है। अब इनको तो चिंता नहीं है, उतने एमिशन इनको नहीं करने पड़ते, ये अपनी टेक्नोलॉजी भी एडवांस लगा सकते हैं जिससे एमिशन कम से कम हो। पर इंडिया थोड़ी करेगा कि इनके जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी लगाएगा।
हम सोचेंगे, हम अपना बजट बनाएंगे कि सिर्फ इतना ही पैसा इस बार दे पाएंगे आपको, माइंस को इतना ही मिलेगा, एनवायरमेंट को इतना ही मिलेगा, ये थोड़ी सोचेंगे उतना। ये तो फटाफट से जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसको क्रिटिसाइज भी बहुत करा जा रहा है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बॉर्डर एरियाज पे ही हम क्या करेंगे, आपके ऊपर फाइन लगा देंगे। तो जब स्टील जाएगा ना यहाँ से यूरोपियन यूनियन में, तो बोला जाएगा आपका जो स्टील था ये बना कार्बन एमिशन के साथ, तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो डेवलप कंट्री हैं और हम नहीं एमिशन करते, आप करते हो। डेवलपिंग कंट्रीज को ये बोलते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से एग्जाम्पल भी आपको दिखा कि बार बार यूरोपियन यूनियन या जितने भी ये डेवलप नेशन है, स्पेशली हम यूरोपियन यूनियन तक ही रहते हैं, यहाँ पर हीट वेव्स आई, और हीट वेव ऐसी आई कि इनके रोड का जो तार था वो भी सारा मेल्ट करे जा रहा था, लोगों से वो टॉलरेट नहीं हो रही थी, कई लोगों की डेथ हो जाती है वहां पर। तो मतलब इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी क्लाइमेट रेजिलियंट नहीं है, तो इनको भी अपडेट होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तभी ब्रिक्स ने इस बार बोला है कि सीबीएम को हम मिलकर क्रिटिसाइज करेंगे और इसको ड्रॉप करवाना है, क्योंकि डेवलपमेंट तो चलेगी, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ती जाएगी, उनको तो पूरा अपडेट करना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन के अंदर, क्योंकि वो तो पिघलने लग गए, खुद भी पिघले जा रहे हैं, उनके रोड्स भी पिघले जा रहे हैं, जो भी मटेरियल था वो मेल्ट करे जा रहा है। तो हीट वेव से वो भी इंपैक्ट हुए, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देन इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, आई थिंक ये लर्न हो गया आपको, जो मैंने शुरू में आपको चेन बताई वही लिखा था। प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, नेचुरल यूरेनियम होगा, नेचुरल यूरेनियम के अंदर 235 भी होता है एंड 238 भी होता है, इवन ट्रेसेस ऑफ 234 भी होते हैं। 234 ये नहीं चाहिए अपने को, बहुत वेस्ट क्रिएट करता है और ज्यादा क्वांटिटी में होता भी नहीं है। पर ये जो 235 है ये कम होता है एंड 238 ज्यादा होता है। पर फिसाइल सबसे बढ़िया कौन सा है, 235, पर ये कम प्रेजेंट है। तो जब बर्निंग शुरू होती है ये प्लूटोनियम में तो कन्वर्ट हुआ, पर ये क्या करेगा, क्रिएट मिक्स ऑक्साइड। फिर दूसरी स्टेज आ जाएगी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये प्लूटोनियम यूज होगा एक तो वहां पर, एंड दूसरा ये जो U238 मिक्स ऑक्साइड के अंदर था ये भी टूटना शुरू करेगा, एंड क्या प्रोड्यूस करेगा, प्लूटोनियम 239। अब ये प्लूटोनियम अगली स्टेज में भी जाएगा, पर मेन इंग्रेडिएंट इज थोरियम, एंड थोरियम जब ऐड करेंगे तो प्रोड्यूस होगा दैट इज U233। तो लॉन्ग टर्म की फ्यूल ऑटोनॉमी यहां से आ जाती है। अब ये डिफरेंशिएशन करी हुई है, इधर न्यूक्लियर एनर्जी की एडवांटेजेस बताई हैं और इसको थोड़ा सा कंपेयर करा गया है फॉसिल फ्यूल के साथ। कार्बन इमिशन कहां पे आएगा, यहाँ की इधर ए में आएगा कि बी में आएगा, बी में आएगा। कार्बन इमिशन आपको दिखेंगे, जबकि न्यूक्लियर के केस में नहीं दिखेंगे। एनर्जी डेंसिटी न्यूक्लियर में ज्यादा दिखेगी इफ कंपेयर टू द फॉसिल फ्यूल। स्टॉक पाइलिंग किसकी कर सकते हैं फॉर ईयर्स, न्यूक्लियर की कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको रिएक्टर बनाना है, उसके बाद सिर्फ फ्यूल की स्टॉक पाइलिंग करना जरूरी है, जबकि इसकी कॉन्टिन्यूअस इंपोर्ट आपको करनी पड़ती है। एंड इंडिया इस टाइम पे सबसे ज्यादा कोल यूज कर रहा है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देन उसके बाद यूरेनियम का बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा दिखाई देगा आपको जनरेशन कॉस्ट के अंदर, इसकी बहुत ज्यादा लग जाती है। एक बार आपने बर्न कर दिया, एमिशन अलग से प्रोड्यूस करे, वो जो कमोडिटी थी उसकी कॉस्ट अलग से बढ़ जाती है। देन लेस वल्नरेबल होते हैं टू शॉर्ट टर्म सप्लाई शॉक्स, क्योंकि आता रहेगा, आप थोड़ा सा खरीदोगे उसके बाद जो आउटकम निकल के आई है उससे भी आप क्या कर रहे हो, एनर्जी को जनरेट कर पा रहे हो। ये एक बार जल गया तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, एंड थोड़ी भी अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन आती है तो उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे दिखाया गया जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो ज्यादा रिलायबल है। देन मेजर चैलेंज क्या आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। आपने एक आर्टिकल पढ़ा था अगर आपको ध्यान में हो, मिनरल्स को लेके, कि आज के टाइम पे इंडिया क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है क्रिटिकल मिनरल एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। सेम स्टोरी यूरेनियम के केस में भी है। हम जब यूरेनियम को परचेज करेंगे, एंड परचेज यूज के लिए अलग बात है, स्टॉक पाइल मतलब इकट्ठा कर लेना उसकी बात अलग है, आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। पर इंडिया के केस में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम रहती है, हमें पूरा बजट बनाना पड़ता है। तो एक्सपांशन अगर 100 गीगावाट तक करनी है, 2047 का जो टारगेट हमने लिया है, तो उसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की। ये सारा आ गया, इसमें स्टॉक पाइलिंग भी आ गया, न्यूक्लियर रिएक्टर जो आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे वो भी आ गए, और ये वाले पैसे में वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के 20,000 करोड़ रुपए इंक्लूड नहीं है, ये एक्सपांशन की बात कर रहा है। देन सेकंड इज जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है इसमें जो कॉस्ट है ये ओवररन करती रहती है, और टैरिफ भी बहुत ज्यादा लगते हैं कई बार, क्योंकि यूरेनियम का मिसयूज भी बहुत होता है। तो कई बार ऐसे भी रेगुलेट करने के लिए बोल दिया जाता है कि इतना सारा यूरेनियम आपने क्या करना है, स्टॉक पाइलिंग है ना यहाँ पर एक क्वेश्चन तो उठ सकता है कि एनरिचमेंट तो नहीं कर रहे, और एनरिचमेंट अगर और ज्यादा कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन के भी क्लेम लगते हैं। तो जब भी इनकी परचेजिंग होती है, कॉस्ट एक तो बहुत फ्लक्चुएट करती है, कभी कम कभी ज्यादा, एंड दूसरा टैरिफ भी इंपोज करे जाते हैं, टैक्सेस भी इंपोज करे जाते हैं। लॉन्ग कंस्ट्रक्शन पीरियड चाहिए इसमें, पहले तो साइट आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जब भी आप कहीं पर नया न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना शुरू करोगे, क्लियरेंस के लिए टाइम लग जाएगा, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको लेबरर चाहिए होंगे। अब ऐसा थोड़ी है इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया, अंदर तो इंजीनियर ही आपको चाहिए, कि आपने उतने स्किल्ड इंजीनियर प्रोड्यूस करे जिनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर पूरी ग्रिप बनी हो कि नहीं हम बना देंगे, तो उसकी भी कमी रहती है इंडिया के अंदर। और उसके बाद जो कमिश्निंग है उसमें सालों साल लग जाते हैं।
जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करी, 5 ही बनाने हैं, पर बनाने हैं बाई 2033। कन्वेंशनल के कंपैरिजन में है भी छोटे, तो पहले साइट क्लियर होती है। साइट्स अभी उसकी भी नहीं है, यही बोला है कि तमिलनाडु के आसपास ये जो कुंडनकुलम है या मद्रास वाला है उसी के आसपास कहीं डेवलप करेंगे, तो लोकेशंस अभी पूरी क्लैरिफाइड नहीं है। एंड दूसरी चीज जो एडवांटेजेस है वो ये कि पहले एटॉमिक एनर्जी के ऊपर सिर्फ किसकी ऑटोनॉमी हुआ करती थी, स्टेट की, सरकार की। अब शांति एक्ट आता है 2025 में, शांति एक्ट में बोला गया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी रहेगी, ताकि हम इन जो भी प्रोजेक्ट हैं हमारे उनको फटाफट से शुरू कर सके, तो ये भी याद रखना। फर्स्ट क्रिटिकलिटी नॉट इक्वल टू कमर्शियल ऑपरेशन। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी को अटेन करा, पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम कमर्शियल ऑपरेशनलाइजेशन वहां से कर रहे हैं। उसका मतलब है कि रेडी है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और जो अगली स्टेज है दैट इज थोरियम बेस्ड या एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर वाली, उसमें जाने के लिए हम रेडी है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आपको सप्लाई कर दी जाएगी। ये मैंने शुरू में आपको लाइन क्लियर करी थी। प्रोटोटाइप इज लाइक सैंपल। सैंपल मतलब अभी हमने शो करा, ये देखो हमने क्रिटिकलिटी अटेन कर ली, हम सब क्रिटिकल भी जा सकते हैं, सुपर क्रिटिकल भी जा सकते हैं, पर अभी के लिए बेचेंगे नहीं चीजों को यहां से, क्योंकि अभी हमें एक्चुअल हमारे जो रिएक्टर्स हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। तो प्रोटोटाइप बोला जाता है तभी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अटेन्ड क्रिटिकलिटी, वो इसी वजह से ये पूरी लाइन है। एंड सेकेंड इज हमारी जो डिपेंडेंसी है कजाकिस्तान, कनाडा, उज्बेकिस्तान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके ऊपर सबसे ज्यादा है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन, सैंक्शन लगे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में डिसरप्शन, कितने तो रूट बंद पड़े हुए हैं। मान लो रशिया से परचेजिंग करनी है, आईएनएसटीसी हमने प्रेफर करना था, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, नहीं यूज कर पा रहे हैं उसको। इसके अलावा आज ही के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो सोमालिया कंट्री, मैं मैप बना रही हूं यहां पर, बताना मुझे कहां जैसे आएगी। मैं पहले ABCD लिखूंगी, आप बता देना कहां जैसे आएगी। चलो जी बताओ, कितने बोलते हैं A, कितने बोलते हैं B, कितने बोलते हैं C, कितने बोलते हैं D, एंड कितने बोलते हैं E। और जो न्यूट्रल थे वो रीजन बताएंगे। आपने हैंड रेज क्यों नहीं करा, पता ही नहीं था, अज्यूम ही नहीं कर पाए, ठीक है। सो दिस इज सोमालिया। ऊपर वाटर बॉडी इज रेड सी। यहां पर कौन सी स्ट्रेट थी, बाबल मंदेब। अभी ना एक शिप के ऊपर फिर से अटैक हुआ है, और इस बार सोमालिया के जो पायरेट्स हैं उन्होंने अटैक करा है। फिर से ये कंट्रीज न्यूज में आ चुकी हैं। तभी जब ज्यादातर जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जब ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे, जो अभी ये वेस्ट एशिया में ईरान लड़ रहा है, इसराइल लड़ रहा है, ज्यादा कंट्रीज यहां से उठाई जाती थी। क्यों, क्योंकि ये कुछ ना कुछ पंगा क्रिएट करते रहते हैं। सोशियो पॉलिटिकल जो डिसहार्मनी है वो यहाँ पर बनी रहती है। तो सोमालिया फिर से न्यूज में बना हुआ है। अब देखो ये रेड सी एक मेन रूट है, क्योंकि ऊपर कौन सी कैनाल आती है, सुएज कैनाल। यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है, मेडिटेरेनियन सी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। तो सारा तो डिसरप्ट हो रखा है। सोचो अगर यूरेनियम का, हमारा नहीं है शिप, पर उसमें इंडियंस जरूर काम कर रहे थे, सी फेयर का काम कर रहे थे जो, तो यहाँ पे अगर ऐसा शिप आएगा जिसमें यूरेनियम कैरी करा जा रहा है तो दिक्कत तो होगी, क्योंकि एक कंट्री बहुत दूर है, दैट इज कैनेडा। अब कजाक की बात कर लेते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्री आ गई, नीचे कौन है, ईरान बैठा हुआ है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है, सप्लाई के बहुत सारे रिस्क हैं। सीधा नहीं लेके आ सकते इंडिया, क्यों, बीच में कौन आ गया, पाकिस्तान आ गया। ये थोड़ी देगा तुम्हें कि यूरेनियम ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमें तो वाटर रूट से ही जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर्शियन गल्फ आ गई, तो पर्शियन गल्फ फिर से कॉन्फ्लिक्टेड है। तो बोला जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी आती है, यूरेनियम आप खरीदो तो अलग से, पर स्टॉक पाइलिंग का तो सोचो भी मत। क्यों नहीं सोचो, क्योंकि टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ रखी है, आपके रूट सारे बंद पड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस अगर देखें, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, इसमें हम सबसे ज्यादा आगे हैं। वो जो 8.78 गीगावाट, अब डाटा अपडेट हो गया, उसी को आप लिखेंगे। अब 8 गीगावाट नहीं लिखना अकेला, 8.78 गीगावाट पे आपको जाना पड़ेगा। करंट यही होता है, फ्लो है, ये डायनामिक है, ये चीजें अपग्रेड होती चलेंगी। अगले साल आओगे शायद 9 गीगावाट पे पहुंच जाए, तो ये अपडेट करना पड़ेगा आपको विद टाइम। तो और लाइट वाटर रिएक्टर, जैसे मैंने आपको बेसिक वाले लेक्चर में भी बताया था, ये भी हैं, पर थोड़े बहुत हैं, क्योंकि ये बाहर से आते हैं। जो डेवलप कंट्रीज हैं, फ्रांस है, यूएस है, लाइट वाटर रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इनके ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं। क्योंकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है, जब आपको लग रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपेबिलिटी हमने अटेन कर लिया, आप फिर से एक मॉड्यूल बना लो और एक नई कैपेबिलिटी अटेन कर सकते हो। तो ये इसका एडवांटेज यहाँ पर रहता है। देन रेडियो एक्टिव वेस्ट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एमिशन में वाटर वेपर निकलेंगे जब न्यूक्लियर एनर्जी आप यूज करोगे। कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई मीथेन नहीं निकल रही, सिर्फ एक निकल रहा है, दैट इज वाटर वेपर। आसमान में जाएगा, बादल बनाएगा, बारिश कर देगा, बढ़िया है ये तो फिर। पर एक ना चुपके से और प्रॉब्लम निकलती है, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। कुछ रेडियो एक्टिव जो एटम्स हैं वो हमारे एनवायरमेंट में ही रहते हैं, और वो आज की जनरेशन पे इम्पैक्ट नहीं करते, वो करते हैं आफ्टर 50 ईयर्स, 75 ईयर्स। मतलब जो आने वाली जनरेशन होंगी, जो रेडियो एक्टिविटी आज के टाइम पे क्रिएट हो रहा है वो उस टाइम पे दिखेगा। अब जब बादल बने पानी से, तो पानी तो गया, प्लस वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो भी जाएंगे साथ में। बारिश होएगी, पानी आएगा, जमीन में जाएगा,
जमीन के अंदर वो एब्जॉर्ब होता चलेगा। जादूगुड़ा रीजन में इतने सारे बच्चे हैं मेंटली डिसेबल पैदा होते हैं, और उनके जो दादा वगैरह है ना, वो क्या बोलते हैं कि हमारे टाइम से चलती आ रही है यूरेनियम की जो एक्सट्रैक्शन है, पर इनकी जनरेशन में फर्क पड़ा। तो मतलब 2 पुश्तें निकली, उसके बाद तीसरी में जाके क्या हुआ, उसका फर्क पड़ना शुरू हुआ। तो हमें दिखता है कि रेडियो एक्टिविटी है, चुपके से निकलती है, दिखाई नहीं आपको देती। इवन जब क्लीन एनर्जी का सोर्स आप इसको बोल रहे हो, वो कार्बन एमिशन के कंपैरिजन में बोल रहे हो, रेडियो एक्टिविटी को हाईलाइट नहीं करा जाता। अब कुछ फ्यूल ऐसा भी होगा जो आपने एक बार बर्न करा, दूसरी बार बर्न करा, एक टाइम पे वो डिफंक्ट हो जाएगा, वो नहीं बर्न कर पाएगा, कोई आपको बढ़िया आउटकम नहीं लाके देगा। वो भी कहाँ गया, एनवायरमेंट में गया, वो बस दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा वो आफ्टर जनरेशन ऑफ जनरेशन, तीसरी जनरेशन में जाके। जादूगुड़ा में आज भी बच्चे बहुत सारे मेंटली डिसेबल पैदा होते हैं। कई फोकोमिलियाक हैं। फोकोमिलिया का मतलब होता है लिम्स नहीं आते प्रॉपर, ना तो बाजू है ना तो उनकी टांगे है, एंड बहुत ज्यादा मेंटली रिटार्ड है वो, मतलब जनरेशन है ही नहीं अगली उनकी जिसको हम बोल सकें कि एक्टिव है। तो ये बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जादूगुड़ा ने फेस करी है, क्योंकि वहां पर यूरेनियम के रिजर्व थे। एंड जब ना वहां पे यूरेनियम के ट्रक्स जाते हैं, एक तरफ चाइना को अज्यूम करना, एक तरफ इंडिया को अज्यूम करना। एक ट्रक है, उसमें येलो कलर के केक्स आपको दिख रहे हैं, एक में ना प्रॉपर कंटेनर बनाया है, उसको कवर करा है कि बाहर एक भी पाउडर का जो दाना है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। और एक ट्रक है वो बिल्कुल खुला जा रहा है, येलो केक आपको दिखाई दे रहा है। एक कपड़ा बिछाया था, वो कपड़ा भी आधी जगह से उड़ चुका है। ये ट्रक कौन सा होगा जो बी वाला ट्रक है, ये इंडिया का है। और जादूगुड़ा में जब ट्रक जाते हैं ना वहां से यूरेनियम को उठा के, वो प्रोसेस होता है जाके हैदराबाद में, और जब वहां प्रोसेसिंग होती है, बीच में तो रास्ते से गए, अब जब रास्ते से जाएंगे, सड़कें भी पक्की नहीं है, कॉन्क्रीटिंग नहीं है, थोड़ी बहुत कॉन्क्रीटिंग है, बीच में मिट्टी वाला रास्ता आएगा। अब वो जो पाउडर के केक्स जा रहे हैं वहां से, वो उड़ के कहीं ना कहीं जमीन में आएंगे। जमीन में जब आ रहे हैं वो जाके मिक्स हो गए हैं एक्यूफर्स के अंदर, जो बाद में क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर को जाके रिकवर करते हैं। तो उनके पानी में भी क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। और जिस पानी के अंदर बच्चे खेलते हैं, क्योंकि ये ट्राइबल ट्रेडिशन या गांव में ट्रेडिशन होता है कि लोकल बॉडी है, जाके स्विमिंग कराते हैं, उस पानी के अंदर वेस्ट मटेरियल डला हुआ है, बच्चे फिर भी वहां पर इंजॉय करना प्रेफर करते हैं। पर उससे हो क्या रहा है, आगे चल के बीमारियां क्रिएट हो रही हैं। लाइबिलिटी नहीं ली जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं कि हम जो पानी है या वेस्ट निकल के आ रहा है उसको मिक्स ना करें उन नेचुरल वाटर बॉडीज के साथ जहां भी ये क्रिएट हुआ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना प्रेफर करते। कौन से वाला, बोलो बोलो, इस प्रिंसिपल का नाम बोल दो, ट्रिपल पी, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। नहीं है, वो दिख रहा है, मतलब पेपर वर्क के ऊपर तो है, पर वो आपको तो सामने एविडेंस दिख रहा है ना कि पानी के अंदर मिक्सिंग करी हुई है, जो भी एफिलेंट निकला। अब ये झारखंड वाली बेल्ट है, यूरेनियम तो एक एग्जाम्पल उठाया, इसके अलावा कितने मिनरल्स हैं और सारे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, इनडायरेक्टली लोग एक्सप्लॉइट होते हैं। तभी तो बोलते हैं कि जहां पे रिसोर्सेज ज्यादा हैं वहां तो कायदे से अमीर होने चाहिए थे लोग, पर कोई बड़ी बॉडी आती है, बड़ी कंपनी आती है, वो उनको एक्सप्लॉइट करती है और बाद में बोलती है आपको यहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट करेंगे सरकार, क्योंकि डेवलपमेंट तो चलनी है, सरकार बोलेगी आपको स्किलिंग सिखा देंगे, आपको नई जॉब मिल जाएगी, बाद में नहीं मिलती है जॉब्स भी। देखो डेवलपमेंट ऐसे ही हुई है इंडिया के अंदर, दबा के ही हुई है, मतलब जहां पे भी देख लो केस स्टडी, ऐसे कभी नहीं होगा कि इनकी सुनी गई। बीच में सुनोगे आप कि प्रोटेस्ट की वजह से इनके फेवर में रिजल्ट आया, थोड़े दिन के बाद फिर से सुनोगे, फिर से प्रोटेस्ट हुआ और इस बार दबा दिया गया। ये हर बार का है, जब तक हाईलाइट हो रहा है तब तक बोल देंगे एकदम से कि इनके फेवर में है, बाद में आप सुनोगे हल्का सा एक रोड निकलेगा कि निकल गया अब तो, ठीक है। तो ऐसे ही हुई है डेवलपमेंट, हर कंट्री की एक ही स्टोरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस। सेफ्टी रेगुलेशन बहुत सारे हैं, रेडियो एक्टिविटी तो बात की बात है, पहले तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो इतनी सारी हीट को प्रोड्यूस कर रहा है वो ही अपने में कंसर्न की बात है। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। अंदर जैसे चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर ट्रेजेडी हुई थी, वहां पर भी क्या हुआ था, 1000 टन की लिड थी न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर, मैंने 1000 टन बोला, किलोग्राम्स नहीं बोला, सोचो वो उड़ गई थी अंदर से। अब होता क्या है, जो कंट्रोल रॉड्स हैं, गुरपिंदर बताएगी कंट्रोल रॉड में कॉम्पोजिशन क्या रहती है, वेरी गुड, बोरोन। एक और होता है, वेरी गुड, कैडमियम। इनकी बनती है, क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब चेरनोबिल जो आज के यूक्रेन में आपको दिखेगा, अप्रैल मंथ के अंदर 1984 में ये ट्रेजेडी होती है। वहां हुआ क्या, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था, अचानक से डिमांड की जो सप्लाई थी, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड थी वो रिड्यूस कर जाती है। तो इन्होंने बोला थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि आज तो डिमांड वैसे भी नहीं है, तो सब क्रिटिकल जाना था उनको कि सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, वेरी गुड, क्योंकि अब डिमांड नहीं है ज्यादा, तो न्यूट्रॉन की जो सप्लाई है वो आप कंट्रोल करोगे और कंट्रोल रॉड नीचे आना शुरू होंगी, मतलब आपने बंद कर दिया, यहाँ पे ऐसे फ्यूल रॉड होंगी लाइक दिस, ये फ्यूल रॉड्स होंगी, फिर ऊपर से कंट्रोल रॉड आएंगी, वो नीचे चलेगी, नीचे गई तो सब क्रिटिकल, ऊपर गई तो सुपर क्रिटिकल। तो उन्होंने टेस्टिंग करी जस्ट कि ये काम करते हैं कि आज इन सारी कंट्रोल रॉड को ना नीचे टच करवा देते हैं कि क्या होगा। वो जो ग्राफ चल रहा था कंप्यूटर सिस्टम पे, उसमें दिख गया कि कंट्रोल रॉड नीचे चली गई है, और फिजिकली क्या हुआ कि कुछ तो अड़ा बीच में, मतलब एक हिंड्रेंस क्रिएट हुई, ये एक्चुअल में नहीं गई, ग्राफ में दिख गया कि जो रॉड थी वो नीचे जा चुकी है। बाद में पता लगा था कि एक ऐसे ही
बहुत आइडियल गैस होती है, नोबल गैस होती है, जो रिएक्ट भी नहीं करती। वेरी गुड, जिनॉन। यहाँ पे एक जिनॉन प्रोड्यूस हुए जा रही, कैसे प्रोड्यूस हुई वो बात की रिसर्च वर्क करे उन्होंने एंड ऑल, तो बोला ये तो वेस्ट फॉर्म में निकले जा रही थी, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं कर रही थी तो इसके कभी प्रेजेंस फील भी नहीं हुई, पर इसने प्रेशर जरूर क्रिएट करा। जैसे बलून है, बलून को आपने फुलाया बढ़िया से, तो उसके बाद आप उसको दबाने की ट्राई करते हो, पहले वो जोर डालेगा, पर एक टाइम आएगा वो वीक करेगा और फिर उसका पटाखा हो जाएगा। मतलब उसने अंदर क्या क्रिएट कर रखा था, प्रेशर क्रिएट करा था। सेम जिनॉन बनती गई, आपकी जो लिड थी वो नीचे ही नहीं आ रही थी, और जब नीचे आई एक ही बारी में वो सारी ऊपर को उड़ी, क्योंकि आप गैस के साथ छेड़ रहे थे। जब ज्यादा प्रेशर डालोगे वो फटेगा, और ये सारी गैस ने बोला हमें बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। इन्होंने ये पूरा का पूरा लिड उठा दिया। 1000 टन का लिड है भाई, मजाक नहीं है। और जो अंदर थे लोग, इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचने का टाइम नहीं लगा, तो बहुत से लोगों की डेथ भी हुई। और जब न्यूक्लियर रिएक्टर जो इतनी ज्यादा पता नहीं कितने डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर क्रिएट करते हैं अंदर, जो इनकी रॉड्स होती हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर आ रहे थे कि आग को बंद करें, क्या बोलते हैं उसको जब वाटर डिप्लॉय करा जाता है हेलीकॉप्टर से, बी से अवॉर्ड। सुखना लेक पे भी दिखाते हैं ऐसे, पानी कैरी करा जाता है, बी के बाद यू आएगा, फिर जी आएगा। बंजिंग होती है एक तरह से, उठाया जाता है ड्रॉप करा जाता है, उठाया जाता है ड्रॉप करा जाता है, तो वहां पे मिलिट्री की पार्टिसिपेशन आती है। वो आए, हेलीकॉप्टर क्रैश कर जा रहे थे क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा था, पानी का कोई रोल ही नहीं बचा, एक्सटिंग्विशर्स का कोई रोल ही नहीं बचा, टेम्परेचर इतना ज्यादा क्रिएट हो रखा था। तो मतलब इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ये आपको पहले करनी पड़ेगी जब आप डिजाइनिंग करोगे। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, मैंने बोला ना आपको, वाटर वेपर तो निकलेंगे, प्लस साथ में क्या निकलेगा, रेडियो एक्टिविटी, तो उसको सप्रेस करने का कोई ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव निकाल के रखा हुआ है कि दोबारा से फ्यूल को यूज कर लो, ताकि रेडियो एक्टिविटी का कोई स्कोप ही ना बचे। पर जैसे कि ग्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरेनियम। अब मैंने बोला मैं 2-3 ग्रेड्स लिख रही हूँ, एक है 0.112 0.7% के आसपास, एक ग्रेड है 1% टू 2% का, एक ग्रेड है लगभग 15% का। बताओ कनाडा वाला ग्रेड कौन सा है? 15%। ग्लोबल एवरेज कितना होएगा? 1 to 2%। और ये किसका है? ये अपने वाला है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो 238 वाला यूरेनियम है वो इंडिया के नेचुरल यूरेनियम के अंदर ज्यादा कॉम्पोजिशन को होल्ड करता है। तो मतलब उसको एक बार बर्न करोगे, दूसरी बार बर्न करोगे, देयर इज पॉसिबिलिटी तीसरी बार वो प्रॉपर्ली बर्न नहीं होगा, वो किसकी फॉर्म में निकलेगा? रेडियो एक्टिविटी। पर एफर्ट तो डालेंगे कि इसकी जो रेडियो एक्टिविटी निकलेगी उसको हम रिड्यूस करेंगे, पर जो बढ़िया ग्रेड का होगा उसमें कम चांसेस होंगे रेडियो एक्टिविटी निकलने के। अब जैसे यहाँ पर उस टाइम पे सोवियत यूनियन था, जब 1984 की बात हो रही है, ये मुकर गए कि नहीं हमने कुछ नहीं करा है। पर फिनलैंड में ना उन्होंने लगा रखा था एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करने के लिए बड़ा सा एलईडी। उन्होंने देखा अचानक से ना रेडियो एक्टिविटी बढ़ रही है। फिर फिनलैंड ने अपनी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ऑथराइज करा सारी पार्टीज को कि देखो क्या हुआ है, अचानक से रेडियो एक्टिविटी बढ़ी है। पर हवाओं की एक खासियत है, उनकी डायरेक्शन आप नोट डाउन कर सकते हो कि कहां से हवा आ रही है, और वो आ रही थी सोवियत यूनियन से उड़ते उड़ते फिनलैंड की तरफ को। फिर 2 दिन के बाद जाके पता लगा कि सोवियत यूनियन में ऐसा ऐसा हो चुका है। और उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि आप कैमरा लेके चले जाओगे और वीडियो फटाफट से कैप्चर कर लोगे, इतनी थी कि आपके पास रेडार है, आपके पास सर्वेलियंस के लिए कैमरा भी अवेलेबल है, पर इतने नहीं है कि इंस्टेंट आप कैच कर सकते हो। हवा से पता लगा कि इन्होंने कलेश कर दिया है, इनका जो न्यूक्लियर डिजास्टर है वो हो चुका है। तब पता लगा चेरनोबिल का, फिर खबरें आनी शुरू हुई थी, तब हम थे ही नहीं जब ये डिजास्टर हुआ था। ठीक है। और बाकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी वे फॉरवर्ड जो पीछे आपने पढ़ा, जो चैलेंजेस आए उन्हीं के ऊपर काम करने की जरूरत है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को फोकस करो, देन फ्यूल साइकिल इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। स्टॉक पाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोरियम टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा जरूरत है। रीप्रोसेसिंग, समझ गए ना? रीप्रोसेसिंग, जो स्पेंट फ्यूल था, मतलब जो एक बार यूज कर लिया था दोबारा से उसके अंदर अब टेंडेंसी नहीं बची हुई है कि कैसे इसको एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट कैसे करना है उसके ऊपर रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को चाहिए, पीपीपी मॉडल्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। एक यहाँ पर लिखा है ग्रीन बॉन्ड, इन्वेस्टर आएगा इस बॉन्ड को परचेज करेगा और इनडायरेक्टली इसको पैसे मिलने वाले हैं, और ये जो पैसे हैं ये लगाएगा ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर। अब न्यूक्लियर एनर्जी भी एक तरह से क्या है? ग्रीन प्रोजेक्ट ही है। अच्छा, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके हम प्रोड्यूस करते हैं उसको किस कलर से डोनेट करते हैं? पिंक हाइड्रोजन। ये नोट कर लेना कहीं पर, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट होती है दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड पिंक हाइड्रोजन। एंड इसके बाद न्यूक्लियर रेगुलेशन के ऊपर हमें और ज्यादा स्ट्रेंथिंग करने की जरूरत है। रेडियो एक्टिविटी वेस्ट स्ट्रेटेजी, यहाँ पे सिर्फ अकेले इंडिया की बात नहीं है कि सारी कंट्रीज को मिलकर बैठना पड़ेगा कि कैसे इसको बेटर टैकल करा जाए, यहाँ पे सभी साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म देखो, विट्रिफिकेशन लिखा है। ये जो विट्रीमर्स है एक दिन आप पढ़ चुके हो वैसे, कोई बताएगा? चलो जी हैंड रेज करो जिनको विट्रीमर्स स्ट्राइक कर चुके हैं दिमाग में। ठीक है, जो रीशेप हो जाते हैं। सेम यहाँ पे भी बोला जो स्पेंट फ्यूल होगा जिससे रेडियो एक्टिविटी आगे चल के एमिट हो सकती है उसको ग्लास वगैरह में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। मतलब कुछ भी बनाना है, मॉलिक्यूल रीअरेंज करे थे, याद है ना वो पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाला जो आर्टिकल किया था, जो नए वाले स्टूडेंट है कोई बात नहीं, आपको नहीं है अगर पता, तो विट्रीमर्स का इतना सा मतलब है कि टेम्परेचर जब आप अप्लाई करोगे उसको आप रीशेप कर सकते हो, कोई भी अनदर जो प्रोडक्ट है ABCD उसको आप बना सकते हो। यहाँ पर स्किल्ड वर्कफोर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेबर यहाँ पे बोली तो गई पर वो तो स्किल्ड होनी चाहिए जिनको न्यूक्लियर रिएक्टर की अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी फ्लक्चुएशन होती है, उनको पता लगना चाहिए कि ग्राफ के अंदर इतनी फ्लक्चुएशन आई कैसे। देन डाइवर्सिफाई एनर्जी मिक्स, इसमें बोला गया कि ऐसा नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर अब पूरा फोकस कर देना है, सोलर पे भी हम डिपेंडेंट रहेंगे, विंड एनर्जी भी चलती रहेगी, स्टोरेज बेस्ड जो भी है वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो भी चलता रहेगा, पंप्ड हाइड्रो भी चलता रहेगा, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, इनके ऊपर भी काम करते रहेंगे। मतलब जो बाकी के रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है वो भी साथ के साथ चलेंगे।